हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। साथियों, आज 21 सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे हम। आज के दिन एडिटोरियल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं आया हुआ है, लेकिन जो भी न्यूज़ है उसके अंतर्गत ही हमने प्रयास किया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हाईलाइट करके आपके समझ लाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्रंट पेज की न्यूज़ देखते हैं। साथियों, यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो एक संशोधित आईटी रूल्स था उसको निरस्त कर दिया है, स्ट्राइक डाउन कर दिया है। तो उसको लेकर हम पहली न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस जो रूल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2023, इसको निरस्त कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। क्यों किया है हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो प्रावधान था वो ये था कि फैक्ट चेक यूनिट जो है सरकार स्थापित कर सकती थी, और उसको एक शक्ति ये प्राप्त थी कि वो ये चेक करती कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है सोशल मीडिया पे या वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, वो फेक या फॉल्स या मिसलीडिंग तो नहीं है। इसकी जांच करने का अधिकार था इसके पास, फैक्ट चेक यूनिट्स। तो इनके पास ये पहचान करने का अधिकार था, जो कि बता रहा कि अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स इस्टेब्लिशमेंट ऑन सोशल मीडिया, मतलब गवर्नमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें थी उसके बारे में। तो साथ ही यहाँ पर जो ये संशोधित नियम था वो इस कानून के अंतर्गत था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023। आप लोगों ने इस अमेंडमेंट रूल के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। तो कोर्ट ने कहा है कि ये जो रूल है ये आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वलिटी की बात है, आर्टिकल 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, आर्टिकल 19(1)(g जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात की गई है। इसमें आप देख सकते हो फ्रीडम एंड राइट टू प्रोफेशन, ये सभी संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। तो इनका उल्लंघन करता है, इनका वायलेंस करता है ये जो नया संशोधित रूल है। तो क्योंकि इसके अंदर कोर्ट ने बताया कि जो एक्सप्रेशन है फेक का, फॉल्स का, मिसलीडिंग का, ये सही से जो नहीं है, वैग है। वैग का मतलब होता है कि सही से एक्सप्लेन नहीं है, इसे बीच में कहीं पर जैसे होता है ना ग्रे एरिया, उस तरीके से ग्रे एरिया बनाया गया कि क्लियर स्पष्ट ना हो। तो ये काफ़ी वेग है, अस्पष्ट है, और इसलिए ये गलत है। यानी कि इसकी अच्छे से जो है डेफिनेशन नहीं दी गई है, एक अस्पष्ट परिभाषा दी गई। यहाँ पे लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेशन नीडेड, उन्होंने कहा कि ये कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं देता है, जो कि वैग है, इसलिए इसको निरस्त किया गया है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अभी के लिए ये रूल्स यहाँ मान्य नहीं है, हो सकता है अभी ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाए केस। आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर एक टर्म है जिसको आपको समझना जरूरी है, ये अक्सर न्यूज में बना रहता है, सुओ मोटू। ये आप देख रहे हैं कॉग्निजेंस, मतलब स्वतः ही संज्ञान लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा स्वतः संज्ञान कितनी बार लेता ही रहता है अलग अलग मुद्दों पर। जैसे आपने देखा कि आरजी कर जो कोलकाता वाला मेडिकल रेप केस था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ही लिया था। इस पर एक और जो बेंच स्थापित हुई है, बैठी है, वो भी सुओ मोटो के आधार पर बैठी है। और इस बेंच ने किस पर एक्शन लिया है, तो एक वीडियो रिलीज हो गई थी सोशल मीडिया पे, उस पर जो कर्नाटका में जो एक जज थे हाई कोर्ट के ही, यहाँ पे लिखा होगा हाई कोर्ट जज जस्टिस वेद व्यास चार शीशानंदा। तो इनकी एक वीडियो हो गई थी जिसमें इन्होंने की एक सेक्सिस्ट रिमार्क, मतलब आपत्तिजनक एक टिप्पणी कर दी थी जो महिला लॉयर थी उनके ऊपर। तो ये एक काफ़ी विवाद का विषय, डिस्प्यूट हो गया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही स्वतः ही संज्ञान ले लिया। मतलब इसके लिए कोई याचिका, कोई फाइल, कोई पिटीशन नहीं डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लेकर खुद से ही बेंच बनाकर इसकी सुनवाई शुरू कर दी। तो सुओ मोटो में आपको ध्यान रखना, स्वतः ही संज्ञान लिया जाता है। साथियों, एक और जो हमारे वेट खास इम्पोर्टेंट न्यूज़ से है, वो है कि वेटन मलयालम एक्टर कवियूर पोनम्मा जो है वो अब नहीं रहे। उसके ऊपर है कि पूछा जा सकता है पीसीएस वगैरह एग्जाम में इनका नाम देकर कि ये किस फील्ड से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है ये केवलम मलयालम सिनेमाई जगत से संबंधित है, और इनकी डेथ अभी कैंसर के कारण हो चुकी है। तो इनको ध्यान रखेंगे, पर्सनैलिटी जो न्यूज़ में रहती है उनसे पूछ लिया जाता है। साथियों, इसरो से संबंधित जो यहाँ पे बताया गया न्यूज़ में, वो भी हम ध्यान रखेंगे। इसरो के जो चेयरपर्सन है आपको पता है कि एस सोमनाथ हैं,
यहाँ पर इतना तो हमने पहले भी, इससे पहले भी जिक्र किया था। इन्होंने बताया कि जो गगनयान मिशन है उसको लॉन्च करने से पहले, फाइनली वहाँ तक पहुँचने से पहले हम काफ़ी प्रिकॉशन लेंगे और उससे पहले हम काफ़ी सारे टेस्टेज करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि एक टेस्ट तो हम करेंगे जिसमें अनक्रूड मिशन होगा, जिसमें कोई भी ह्यूमन नहीं होगा, वो अनक्रू होगा। क्रूड मतलब कोई मिशन में आदमी नहीं होगा। उसके बाद हम बैक टू बैक 3 और मिशन स्पेस में लॉन्च करेंगे जिससे कि हम परीक्षण कर पाए। उसके बाद फिर जाके गगनयान का सही लॉन्चिंग की जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस न्यूज़ में क्या है। इन्होंने बताया कि स्पेस एजेंसी विल टेक ऑल प्रिकॉशन बाय कैरिंग आउट सफिशिएंट नंबर ऑफ टेस्ट। उन्होंने बताया ना कि संतुष्ट मतलब इस लेवल पे पूरा टेस्ट करेंगे कि जब हम संतुष्ट हो जाए कि हाँ अब गगनयान में मानव मिशन भेजा जा सकता है। तो ये बात इन्होंने कहाँ पर कही, बेंगलुरु में। आपको पता है स्पेस एक्सपो चल रहा है, तो आप ये भी फैक्ट्स ध्यान रखेंगे कि बेंगलुरु में इस समय स्पेस एक्सपो चल रहा है। साथ में इन्होंने बताया कि देखिए फर्स्ट जो होगा वो अनक्रूड मिशन होगा इस साल के अंत तक। उसके बाद जो है 3 और मिशन जाएंगे, तब जाके हम आदमी वाला मतलब मैन स्पेस फ्लाइट फिर भेजा जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रिकॉशंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमें समझना है कि गगनयान प्रोजेक्ट है क्या। तो साथियों जो गगनयान प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या करना है इसमें, ह्यूमन को जो है स्पेस फ्लाइट में भेजना है, भारत को ऐसी क्षमता हासिल करने की जिसमें मानव जो है वो अंतरिक्ष में जाकर कुछ समय व्यतीत करके फिर वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लौट सके। तो यही हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत क्या है कि हम एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को भेजेंगे जिसमें क्रू होंगे, क्रू का मतलब 3 मेंबर होंगे, उसमें पूरा एक 3 मेंबर सदस्य होंगे, और वो जाएंगे पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में, और वहाँ पर ये 3 दिनों तक वहाँ रुकेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिंगिंग देम बैक सेफली, मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित अर्थ पर वापस आएंगे और बाई लैंडिंग इन इंडियन सी वाटर, मतलब भारतीय जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर ये उतरेंगे। तो गगनयान आप टोटली समझ गए होंगे गगनयान में होना क्या है, भारत को कौन सी अपनी क्षमता हासिल करनी है। साथियों इन दिनों आपको पता है कि चंद्रयान 4 और जो वीनस ऑर्बिटर, इससे रिलेटेड जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो वही जिक्र यहाँ पे दोबारा किया गया, चंद्रयान 4 वेनस ऑर्बिटर मिशन। ये वेनस ऑर्बिटर मिशन का तो पहला लॉन्चिंग 2028 के आसपास है। और साथ में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये भी हम लॉन्चिंग व्हीकल पे भी काम कर रहे हैं। बिल्डिंग ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो BAS है, इसकी स्थापना 1935 तक हमें करनी है। 1935, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया। ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसकी स्थापना हमें 2035 तक स्थापित करनी है, ताकि 2040 तक हम चंद्रमा पर मानव मिशन भेज सके। तो यहाँ पर हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें बताई गई, ये आने वाले समय में इन पर हमें काम करना है। जो भी यहाँ पे चंद्रयान 4 वेनस ऑर्बिटर ये सब दिया हुआ है इस पर हमें आगे काम करना है, ये हमारा प्लान है इसरो का भी। तो ये हमारे रेलिवेंट न्यूज़ में आता है। साथियों आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और न्यूज़ देखते हैं। आज के दिन पता है आपको सैटरडे संडे को एडिटोरियल कुछ खास आता नहीं हमारे लिए रेलिवेंट, फिर भी हमने कोशिश किया है कि इसमें जो है सबसे पहले आर्टिकल जो इसमें आया है शशि थरूर जी ने लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑन अमेरिका कस्टमरी फेस ऑफ। जिसका मतलब साथियों ये है कि यहाँ पर जो है शशि थरूर जो बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, आपको पता होगा कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, मतलब जो वहाँ पे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में डिबेट करते हैं पब्लिक स्फेयर में, मतलब कि उसका प्रसारण बाकायदा लाइव टीवी रेडियो और बहुत सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उन सब पे ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि फर्स्ट राउंड की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट थी वो हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में की गई थी। तो उसमें जो भी बहस हुई ये तो नहीं बता सकते कि कौन जीता, लेकिन हाँ हिलेरी क्लिंटन ने काफ़ी एग्रेसिव वे में वहाँ पर डिबेट किया था और ठीक तरीके से उन्होंने ट्रंप को काउंटर किया था। तो इसलिए अब बताया जा रहा है कि ये जो सेकंड डिबेट है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही मना कर दिया है कि नहीं वो डिबेट में नहीं आ रहे। तो इसी परंपरा को शशि थरूर जी ने बताया कि जो प्रेसिडेंशियल डिबेट की जो हिस्ट्री रही है वो ये पूरा आर्टिकल उन्होंने उस पर ही लिख दिया है कि कहाँ से ये डिबेट शुरू हुई, फिर कौन से राष्ट्रपति के कैंडिडेट कौन कैसे कैसे आपस में उनका डिबेट हुआ, फिर कैसे कैसे लोगों का जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है मूड उनका स्विंग हुआ, इस तरीके मतलब पूरे आर्टिकल में उन्होंने यही बताया कि कब 1976 में क्या हुआ, फिर उसके बाद अगले 4 साल बाद क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो चुने गए
तो ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंशियल डिबेट पर है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण नहीं। हम बस इतना देख लेते हैं कि इसकी जो शुरुआत बताई गई है वो बताई गई कि इट ऑल बिगन विद द फर्स्ट टेलीवाइज डिबेट इन, मतलब जो टेलीविज़न पे चला था वो 1960 में चला था, और इसमें चला था बिटवीन रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंट जो थे रिचर्ड एम निक्सन, और जो ये यूथफुल डेमोक्रेटिक चैलेंजर थे डेमोक्रेटिक साइड से, वो मैसाचुसेट्स से थे, और उन जो सिलेंडर थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। इनके बीच में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी। तो माना गया कि ये टेलीविज़न पे पहला प्रसारण था, तो यहाँ से ही इस परंपरा की शुरुआत मान ली गई है। फिर आगे इसमें बहुत सारे जगह पे बताया गया कि आगे कैसे किस किस टाइम पे किन किन के बीच में विवाद हो रहा है। देखिए आप 1976 देख सकते हैं आप कि 1976 में भी डिबेट चल रहा है आगे किन किन के बीच में। फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जब बराक ओबामा के टाइम पे भी देख सकते हैं कि बराक ओबामा चैलेंजर इन 2008, इस तरीके से जॉन मैकेन, मिटी रोमनी, इन सबको मतलब जो कैंडिडेट रहे होंगे उनको प्रेसिडेंशियल डिबेट में हराया था। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सारी बातें की गई कि पूरा का पूरा इतिहास बता दिया गया है कि कैसे कैसे। तो हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, हम दूसरा आर्टिकल देखते हैं। साथियों यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी पे मैंने अभी आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 की, उसको भारत ने अभी रोक दिया है। तो रोक दिया है, उसको काफ़ी नोटिस देने के बाद 4 बार नोटिस दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया। तो भारत ने ये अभी फैसला लिया है कि जब तक वो पाकिस्तान वार्ता के मंच पर नहीं आता है तब तक हम इस मीटिंग को पूर्णतः से रोकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2023 से जो है पाकिस्तान को 4 नोटिस भेजा जा चुका था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर नेगोशिएशन के लिए, लेकिन ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया गया। तो कॉलिंग ऑफ कर दिया गया, मतलब कि अब ऑल मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंडस कमीशन, आपको पता है परमानेंट इंडस कमीशन ही स्थापित किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंतर्गत। इसी कमीशन में एनुअली बायलैटरली टॉक होता था, जिसमें कि हमारा इंडस वाटर जो ट्रीटी है उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो डाटा शेयरिंग हम लोग करते थे। पाकिस्तान की तरफ से डाटा शेयरिंग इंडिया की, और इंडिया की तरफ से डाटा शेयर करते थे हम पाकिस्तान को, जो भी इस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत प्रावधान थे उसके अंतर्गत। तो पीआईसी इसका एक परमानेंट बॉडी ही था जो एनुअली मीटिंग करता था और जानकारियाँ साझा करता था। तो ये बताया गया कि ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये डिस्प्यूट बढ़ता चला गया। जब किशन गंगा रातले प्रोजेक्ट जो हुआ था उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी डिस्प्यूट बढ़ा दिया था, विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत के इस प्रोजेक्ट पे मतलब हस्तक्षेप करके कि ये ठीक नहीं इस तरीके से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, ये भी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी। जब 1-2 दिन पहले हम इंडस वाटर ट्रीटी पर न्यूज आया था तब उस समय मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक भी इसमें एक मध्यस्थ था। तो हमें ध्यान रखना है कि अक्सर सवालों में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी का कौन इसमें मध्यस्थ था, तो मिलान करने पर भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक इसका क्या था, गारंटर बना था और को सिग्नेटरी था। ठीक है, तो यहाँ पर एस्केलेशन की बात की कि कब कब डिस्प्यूट में एस्केलेशन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ बताया गया कि मोदी का जो एक भाषण था जहाँ पे उन्होंने 2016 में जो उड़ी का अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने जो कह दिया था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मतलब रक्त और पानी जो है एक साथ नहीं बह सकते। तो इसको बताया था ना कि ये शायद मोस्ट इग्रेगियस एग्जाम्पल था, जिसके बाद से और भी चीज़ें डिस्प्यूटेड होती चली गई और अभी तक वार्ता नहीं हो पा रही उस पर। तो अब ऑथर लास्ट में हमारे जो काम का है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अब देखना ये है कि सब की नज़रें जो है नई दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने जो है एससीओ का जो गवर्नमेंट मुख्य जैसे प्रधानमंत्री या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स लिखा है ना, इसकी जो मीटिंग है वो अक्टूबर में 15-16 तारीख को एससीओ की मीटिंग होने वाली है और इसके लिए पाकिस्तान ने निमंत्रण दिया है। तो अब देखना यह है कि भारत के जो मुखिया है मतलब हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री, वो यहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस पर क्या टॉक होता है, इसको लेकर सबकी निगाहें इस तरफ टिके। तो हमें ध्यान रखना है कि बस एससीओ की मीटिंग अक्टूबर में होने वाली है और पाकिस्तान ने इसके लिए इन्विटेशन दिया हुआ है। साथियों जो नेक्स्ट ये आर्टिकल देख रहे हैं आप, श्रीलंका में इलेक्शन चल रहा है, इसके लिए तो हमारे लिए इतना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हम यहाँ पर बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि अभी श्रीलंका में जो है इलेक्शन मोड है पूरी तरह से, और वो 9th जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा है 9वां, और जो कि आज वोट डाले जाएंगे। तो यहाँ पर बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल दिया हुआ है श्रीलंका की अंतर जनित मतलब राजनीति के बारे में ज़्यादा बताया कि यूएनपी पार्टी
क्यों कमज़ोर है, क्यों उसने प्रतिद्वंदी नहीं खेले, तो कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो विक्रम सिंघे क्या कर रहे हैं, तो रणनील सिंघे क्या कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि कौन कितना मजबूत है। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स पर है श्रीलंका की, जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। साथियों, एडिटोरियल करना है इसकी ही जिद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट होना चाहिए। हम सारे एडिटोरियल को कवर नहीं कर सकते। जो अच्छे एडिटोरियल हो, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट हो, हम केवल उन्हीं को कवर करते हैं। और आपने देखा होगा जब जब अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पर न्यूज आते हैं तो हम पूरा का पूरा उन्हें अच्छे से लेयर बाय लेयर खोल खोल के हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। आप खुद भी देख सकते हैं पढ़ के, इसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा। साथियों, अभी यूएस फेड ने कल के न्यूज़ में भी था कि जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको कट डाउन किया है, मतलब 0.50 बेसिस पॉइंट से जो है कम किया है। तो इसका क्या असर होने वाला है, कि क्या है ये कदम अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, इसी पर ये आर्टिकल थोड़ा बहुत बताया गया है। लेकिन हमारे जो ध्यान रखना है उसमें कि हाँ, यूएस फेडरल ने अभी रेट कट डाउन किया है, और इस पर सवाल पूछा नहीं जाएगा आपको प्रीलिम्स में कि कितना कम किया है, कब किया है, कैसे किया है, ये सब सवाल आते नहीं हैं। लेकिन इसका जो दूरगामी प्रभाव पड़ता है, तो हम कहीं पर मेंस में लिखने के दौरान उल्लेख कर सकते हैं कि किस तरीके से वो यूएस फेडरल रिजर्व जो है अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है। तो वहाँ पे केस स्टडी में आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि हाल में ही उन्होंने जो कि बताया गया कि 4 साल में पहली बार जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यूएस फेडरल रिजर्व, जो यूएस की सबसे बड़ी जो बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही यूएसए अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। उन्होंने क्या किया है कि कट इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 4 ईयर्स, मतलब 4 सालों से जो ये रेट था ये निरंतर बढ़े जा रहा था। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी या यूएस फेड था वो बढ़ाए जा रहा था। अब क्या किया इन्होंने, पहली बार इसको घटाया, लॉवरिंग इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बाई 0.5 परसेंटेज पॉइंट, मतलब भाई 0.50 के बेसिस पॉइंट पे उसको घटाया गया है। तो ये पॉलिसी में अब कोई नया बदलाव लाएगा, इसके बारे में बताया गया है कि अब क्या होगा। जो यूएस फेड का रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ, इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि जो ब्याज दरें हैं उसमें कटौती हो गई। इसका मतलब ये होगा कि अब उधारी सस्ती हो गई। अगर आप किसी कंपनी, किसी व्यक्ति को उधार चाहिए, तो वो जब बैंक से उधारी लेगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट उसको कम पे करना पड़ेगा, मतलब उसको उधार अब सस्ता मिलेगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है, जब मार्केट में जो है डिमांड कम हो रही हो, तो लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए जो है वहाँ की जो बैंकिंग हेड होते हैं वो इस तरीके का फैसला लेते हैं कि अब यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, ताकि लोग उधारी लेंगे, लोग लोन लेंगे, तो उस पर क्या होगा कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा देश में और लोगों के हाथों में पैसा पहुँचेगा। क्योंकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा 2022 के आसपास काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था वहाँ पर, और डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो आपको पता होगा, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जब डिमांड ज़्यादा हाई होती है और लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है, तो सरकारें या जो भी बैंकिंग एजेंसी होती है वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम पहुँचे। क्योंकि ब्याज दरें कम होगी तो लोग ज़्यादा उधारियाँ लेंगे, जब ब्याज दरें ज़्यादा होगी तो लोग उधारी नहीं लेंगे। इस तरीके से मार्केट में पैसा खींचा जाता है। तो ये आप मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी। साथियों, यहाँ पे ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन मूविंग सस्टेनेबली डाउन टू 2%। यहाँ पर जो ये प्रयास किया गया है कि इसीलिए किया गया कि मेंटेन इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडरेट ग्रोथ, ताकि विकास भी धीरे धीरे चलता रहे और इन्फ्लेशन जो है वो इसके बीच में ही सस्टेन करे, 2% के लक्ष्य में ही इन्फ्लेशन बना रहे, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। साथियों, यहाँ पर जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था इंडिया के हिसाब से, तो जो इंडिया की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, आपको ध्यान रखना है इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनका नाम है वी अनंथा नागेश्वरन। तो वी अनंथा नागेश्वरन ने क्या कहा है कि उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो कदम उठाया गया ठीक है, अच्छा है। इससे क्या होगा कि मतलब हमारे इकोनॉमी पर जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे संभावना है कि हमारे यहाँ इसकी गतिविधि और बढ़ भी सकती है। क्योंकि वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग पैसा लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि ये दूरगामी तौर पर ठीक है, अच्छा है। ऑन द मार्जिन हैव लिमिटेड इम्पैक्ट, उन्होंने बताया कि इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट है, और ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि जो विकासशील देश वगैरह हैं वहाँ पर तो अच्छा ही होगा, लेकिन हमसे भी ज़्यादा थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन नेशंस को होने वाला है। तो ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी
कि जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बारे में बताया गया है, इन देशों को भी, ये तो पूरा पूरा कॉन्टिनेंट ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्थित देश है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है अभी, इनको भी इससे फ़ायदा मिलने वाला है। और अमेरिका अपना, वहाँ के जो आप ध्यान रख सकते हैं कि वहाँ के जो मिस्टर पॉवेल है, जो फेड के हेड थे, उन्होंने ही कहा था कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी कोई अनसर्टेनिटी नहीं आने वाली है और ये काफ़ी समय तक अभी वैश्विक ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसको स्थिर करने वाली है। साथियों, ये हमने आर्टिकल का पूरा न्यूज़ देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, जो हमारे लिए रेलिवेंट हो हम उसको देखते हैं। साथियों, यहाँ पे एक न्यूज़ दी गई है, लेकिन वो न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर न्यूज़ में जो बताया गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जैसे कि न्यूज़ में तो बताया गया कि ये जो चोकरामुड़ी हिल्स है और इसके आसपास का जो ये एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज और बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और लैंड खरीद बिक्री ये सब के कारण यहाँ पे ना जो ह्यूमन फुट हिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ठीक नहीं है। इसको लेकर ही चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ पर ये न्यूज़ आई। लेकिन हमारे लिए जो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी दी हुई है, नीलकुरिंजी और नीलगिरी ताहार, ये हमेशा यूपीएससी के फेवरेट प्रश्नों में रहा है और पीसीएस एग्जाम में भी पूछा जाता रहा है। तो नीलकुरिंजी क्या है साथियों? एक प्रकार का फूल है, एक ऐसा फूल है जो कि 12 वर्षों में, आपको ध्यान रखना कितने सालों में, 12 वर्षों में एक बार ही खिलता है। मतलब कि ये नीले कलर का फूल होता है और इसी कारण इस एरिया को भी नीलगिरी, आपने सुना होगा साउथ में नीलगिरी की पहाड़ी या फिर नील कुरिंजी, ये भी एक फूल है। तो इसको नीला कुरिंजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फूल नीला होता है और ये 12 सालों में एक बार खिलता है और जब ये खिलता है तो पूरी पहाड़ी जो है नीले कलर की हो जाती है और ये टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी होता है और इस फूल का बहुत ही सम्मान होता है। तो सांस्कृतिक महत्व और पहचान भी रखता है ये फूल। तो आपको ध्यान रखना है कि नील कुरिंजी क्या है? एक फूल है जो कि साउथ इंडिया के मतलब वेस्टर्न घाट में और मेनली ये देखा जाए तो तमिलनाडु और केरला के ही क्षेत्र में पाया जाता है नील कुरिंजी जो है। और यूपीएससी इस पर कई बार सवाल पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि नील कुरिंजी किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये इसकी क्या फीचर है। ये 12 सालों में एक ही बार खिलता है। तो अभी इस लास्ट टाइम ये 2018 में ये जो फूल था ये खिला था। तो अब अगला ये संभावना है, उम्मीद है कि 2030 में मतलब 2030 में अब ये नील कुरिंजी फूल खिलेगा। तो आप लोगों में से जो देखना चाहे तो 2030 में ज़रूर जाएं। साथियों, एक और जो नीलगिरी तार है इसके बारे में भी देख सकते हैं हम कि जो नीलगिरी तार है वो साथियों एक प्रकार की जंगली बकरी है। ये भी तमिलनाडु और केरला के ही क्षेत्र में पाया जाता है क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों पे ही बेसिकली जो ग्रासलैंड होती है वहाँ पर ये बकरी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मिल जाती है अक्सर। तो नीलगिरी ताहर क्या है? एक बकरी की टाइप की है, मतलब आप लोग बकरी तो देखा ही होगा, उस टाइप से समझ लीजिए कि ऐसा जीव है नीलगिरी ताहर। और ये जो है मेनली पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है तमिलनाडु वगैरह के। और इसको अगर संरक्षण की बात की जाए तो इसका जो संरक्षण हो केरला में एराविकुलम एक नेशनल पार्क है, आप देखेंगे एराविकुलम, आप इनको ज़रूर मैप में सर्च किया करिए तो वहाँ पर आप देखेंगे एराविकुलम नेशनल पार्क, उसके अंदर नीलगिरी ताहर का बेहतर संरक्षण का कार्य किया जाता है। और साथ ही ये जो नीलगिरी ताहर है इस पर कई बार सवाल पूछा भी है यूपीएससी ने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो IUCN की लिस्ट है इसके अंतर्गत ये संकटग्रस्त है, इसके अंतर्गत ये संकटग्रस्त है, मतलब कि इंडेंजर्ड स्पीसीड है। ठीक है, इंडेंजर्ड में आता है, ये इंडेंजर्ड में आता है ये स्पीसीज। तो आपको ध्यान रखना है नीलगिरी तार के बारे में। ये भी इसी हिली एरिया में पाया जाता है और ये साउथ के वेस्टर्न घाट क्षेत्रों में ही पाया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट थे जो कि इन्वायरमेंट सेक्शन से। इन्वायरमेंट हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट साथियों हम आगे बढ़ते हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट हो। साथियों, यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, इस तरीके के सवाल भी अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो हमें देखना है कि अगर ये न्यूज़ में आए हैं तो किस कारण से आए हुए हैं। यहाँ पे बताया कि जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट है वो हमें 60% तक करना है वैल्यू एडेड। मतलब वैल्यू एडेड आप जानते हैं, मूल्य वर्धित वाला जो कॉफ़ी है उसका एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है 2047 तक तेज़ी से 60% के आसपास तक करना है, जो कि अभी जो है वो 38% के आसपास। वैल्यू एडिशन आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन किया जाता है, जैसे गेहूँ से उसमें वैल्यू एडिशन करके बिस्किट बना दी जाती है। तो इसी प्रकार से मतलब प्रोसेस करके या किसी भी तरीके से वैल्यू को ऐड कर देना, उसमें जो है उसकी गुणवत्ता, मूल्यता, इस तरीके की चीज़ों को ऐड करके उसको एक अलग रूप बना देना। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू एडेड ऑफ
कॉफ़ी इज प्रोजेक्टेड टू बी 60% ऑफ टोटल कॉफ़ी एक्सपोर्ट इन वॉल्यूम बाई 2047। मतलब 2047 तक हमें इसको 60% करना है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, स्टेटमेंट देकर भी सवाल पूछा जा सकता है। और कॉफ़ी बोर्ड के जो CEO है वो है KG जगदीशा। ठीक है साथियों, कॉफ़ी बोर्ड के जो CEO है, आपको ध्यान रखना, KG जगदीशा है। इन्होंने ही बताया है कि हमें, हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक जो है हम इसको 60% तक एक्सपोर्ट करें वैल्यू एडिशन वाला। और यहाँ पे बताया कि जो अभी है वैल्यू एडिशन कॉफ़ी का कंस्टिट्यूट वो 38% के आसपास है निर्यात अभी इसका। तो एक ये भी डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। साथ में यहाँ पे जो बताया गया कि 2047 तक जो है जो कॉफ़ी उत्पादन है हमें उसमें भी बढ़ोतरी करनी है। कितनी बढ़ोतरी करनी है? 9 लाख टन, मतलब कि 9 लाख टन तक कॉफ़ी का उत्पादन करेंगे हम 2047 तक, जो कि वर्तमान में कितना है? 3.6 लाख टन। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में उन्होंने बताया कि 2047 तक जो है हम एरिया को भी एक्सपेंड करेंगे और ये भी कम से कम 8 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, जो कि अभी कितना है? 4.8 लाख हेक्टेयर। मतलब इस इतनी भूमि में अभी खेती होती है कॉफ़ी की, तो इसको हम बढ़ाकर 8 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। और जो एक और इम्पोर्टेंट है बताइए कि जो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द होल्डिंग्स आर विद स्मॉल ग्रोवर्स, मतलब जो छोटे किसान हैं, छोटे खेतीहर है, वो 99% लोग इसकी उत्पादन कर रहे हैं। मतलब कि बहुत ही कम है जो बड़े होंगे ग्रोवर्स। तो स्मॉल ग्रोवर्स कितने? 99%। छोटे उत्पादक जो है वो पूरा का पूरा 99% है। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो ये साथियों कॉफ़ी बोर्ड और कॉफ़ी से रिलेटेड खबर थी। एक और इम्पोर्टेंट है जो रबर बोर्ड से रिलेटेड है, और रबर बोर्ड हमेशा ही न्यूज़ में रहता है तो पूछ भी लिया जाता है। साथियों रबर बोर्ड जो है, आपको ध्यान रखना है कि ये एक वैधानिक बॉडी है। ठीक है, ये जो है एक वैधानिक बॉडी है और ये संविधान के जो है एक एक्ट के तहत निर्मित हुई है। और उस एक्ट का नाम ही है रबर बोर्ड एक्ट 1947। मतलब 1947 का जो एक एक्ट था उसके तहत ही इस रबर बोर्ड की स्थापना हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे, रबर बोर्ड की स्थापना तो 1955 में हुई है, लेकिन इससे पहले इसका नाम इंडियन रबर बोर्ड करके था, लेकिन 1955 में ये रबर बोर्ड के नाम से हो गया। तो इस तरीके से आप डेट भी ध्यान रख सकते हैं कि रबर बोर्ड एक्ट के तहत ये बना है। और इसका जो रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है केरल में कोट्टयम करके एक जगह है, कोट्टयम। तो आप ध्यान रखेंगे, कोट्टयम, कोट्टयम करके जिला भी कह सकते हैं, कोट्टयम जिला हो। तो केरला में इसका हेडक्वार्टर है रबर बोर्ड का। और रबर बोर्ड करता है क्या? मेनली ये प्राकृतिक रबर के जो उत्पादन है उसका प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है और एक्सपोर्टिंग है, इस तरीके जो चीज़ें होती है, उत्पादन प्रसंस्करण कह सकते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देना, उनको नियंत्रित करना, उनका निर्यात करना, ये सब काम रबर बोर्ड के अंतर्गत ही आता है। रबर बोर्ड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आप ध्यान रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रबर बोर्ड आता है। और इसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं और 27 सदस्य हैं जो कि नियुक्त होते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं वो बाकायदा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर सावर धनानिया करके हैं। डॉक्टर सावर धनानिया, आप लोग सर्च कर लेंगे इस समय के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है, क्योंकि इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ खास एडिशनल न्यूज़ था जो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, और ये स्टैटिक में आपके काम आएगा इसीलिए, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर, रबर बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट, तो ये वैधानिक है या ऐसे ही है, तो भी पता होना चाहिए। साथियों जो यहाँ पे न्यूज़ आई हो, ये न्यूज़ ये है कि इन्होंने बताया कि रबर बोर्ड विल अनवील अ पोर्टल, मतलब एक ऐसा पोर्टल बनाने जा रही है जो कि एक्सपोर्टर्स के हेल्प के लिए होगा। नेक्स्ट वीक, मतलब इसी हफ्ते में कभी भी ऐसा पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। इन्होंने बताया कि विल अनवील ए पोर्टल इन अ वीक टू रजिस्टर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल रबर प्रोडक्ट्स मेड ऑफ नेचुरल रबर। क्यों ऐसा पोर्टल बनाया जाए? क्योंकि अभी एक हाल ही फिलहाल में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका ये जो एक्ट रेगुलेशन एक्ट आया है उसका नाम है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। ये रूल आया है, तो आप ध्यान रखना, डिफॉरेस्टेशन निर्वनीकरण से संबंधित एक रूल आया है, रेगुलेशन आए हैं। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या बोला है कि एक सबमिट करना पड़ेगा ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए ऐसा पोर्टल बनाया गया ताकि एक्सपोर्टर को हेल्प हो, जो भी निर्यात करते हैं रबर से जुड़े हुए, क्योंकि रबर से जुड़े हुए में क्या होता है कि जंगल के पेड़ों को काटा जाता है और
इस तरीके की चीज़ें होती है। तो यू का जो ये रेगुलेशन है, इसके तहत जो ये सर्टिफिकेट जमा करेगा शायद उनके साथ ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की चीज़ें हो पाएगी। तो इसलिए भारत सरकार ने या रबर बोर्ड ने कह सकते हैं कि इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करने की बात कही है, जहां पर इन निर्यातकों को हेल्प की जाएगी। तो ये जो यूरोपियन यूनियन का जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन है वो कब 2025 से 1 जनवरी से इफेक्ट्स में आ रहा है, मतलब लागू हो रहा है। तो इससे पहले ही ये तैयारी की जा रही है। और इनका जो ईडी है, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, जो भी मतलब कार्यकारी निदेशक है एक ये रबर बोर्ड के, उनका नाम है एम वसंथा गिशन। तो ये जो वसंथा गिशन जी है, इन्होंने ही बताया है कि ऐसे ऐसे जानकारी कि ये रेगुलेशन आ रही है और इसके बाद फिर ये मस्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए हम एक पोर्टल बना रहे हैं जिसमें उनकी हेल्प की जाए। साथियों, यहाँ पर एक न्यूज़ आया कि यूक्रेन जो है उन्होंने यूक्रेन जो है अभी आपको पता है रसिया के साथ वॉर में इन्वॉल्व है, तो उसने बैन कर दिया है टेलीग्राम के। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये खबर आई है कि टेलीग्राम को बैन कर दिया उन्होंने। किस पर? स्टेट इशू डिवाइस, जो भी स्टेट द्वारा जारी डिवाइसेस है उसमें अब टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं की जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कहीं इंफॉर्मेशन तौर पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज के न्यूज़ में तो बस इतना ही है और मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमने कवर किया। एडिटोरियल आज हमारे लिए कुछ खास नहीं रहे, लेकिन हमने न्यूज़ से काफ़ी कुछ सीखा है। आप उनको अपने स्टैटिक और करंट में भी यूज कर सकते हैं। साथियों, एक लास्ट है जो मैं कई दिनों से रिपीट भी कर रहा हूँ, आपके लिए ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको फ़ायदा ही होगा। चेस ओलंपियाड अभी कहाँ चल रहा है? बुडापेस्ट में चल रहा है। आप लोग ज़रूर बताएं कि बुडापेस्ट कहाँ है, किसकी कैपिटल है। और ये जो वंतिका अग्रवाल है, इनका नाम हमने पहले नहीं लिया था, जो कि चेस की खिलाड़ी है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। इससे पहले हमने आर प्रगनन, डी गुकेश, विदित गुजराती, इन सबका नाम कई बार हमने ले चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल प्लेयर भी पूछे जा सकते हैं। तो वंतिका अग्रवाल जो है चेस की खिलाड़ी है और ये चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट अभी चल रहा है। तो साथियों, आज का द हिंदू एनालिसिस बस इतना ही। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें अपने साथियों तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।